चलिए देखिए, अगला जो आपका एड्जॉर्प्शन फ्रेंडली, पहला हमने एक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमने डिफाइन किया था, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देन उसके बाद अगला जो आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अभी है वो है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है ना। लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म काहे के लिए दिया गया? किसी भी सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर गैसियस एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को जब हम एड्जॉर्ब कराते हैं तो उस समय प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टी। ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर गैसियस एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन करते समय इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिफाइन करने के लिए जो आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म प्रपोज किया, ये केमिस्ट है लैंगम्यूर, इन्होंने, तो इसी को हम कहते हैं लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है। देन देखिए, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को डेरिवेट करने से पहले इसके दो पोस्टुलेट्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये कहता है कि आपका इनिशियली जब आप एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में एड्जॉर्बेट को लाएंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा? बहुत हाई होगा। ठीक है। वैसे इसमें एक्चुअली दो प्रोसेस चलती हैं, कहता है ना, ये कहता है कि आपका ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कहने का मतलब कि आपका एड्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एड्जॉर्प्शन होने के बाद ये सरफेस से जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल है वो डिसॉर्प्शन भी कर सकते हैं, सरफेस से डिटैच हो जाएगा, दोबारा से यही कंडीशन आ जाएगा। तो एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों प्रोसेस चलती है, कहता है। ठीक है। जब भी एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में एड्जॉर्बेट को लाएंगे, सॉलिड एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में गैसियस एड्जॉर्बेट, तो दो अपोजिंग प्रोसेस चलती हैं, एक एड्जॉर्प्शन और एक डिसॉर्प्शन। और स्टार्टिंग में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन मिनिमम हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब उसका रीजन समझिए। स्टार्टिंग में जब आप एड्जॉर्प्शन करेंगे तो पूरा एड्जॉर्बेंट सरफेस वैकेंट है, तो एड्जॉर्प्शन के चांसेस क्या होंगे? बहुत हाई होंगे। पूरा सरफेस अवेलेबल है हमारे पास एड्जॉर्प्शन कराने के लिए, तो एड्जॉर्प्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन वेरी हाई होता है। ठीक है। और स्टार्टिंग में आपका क्या हो गया, जो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एक आध मॉलिक्यूल या कुछ मॉलिक्यूल या हो सकता है ना भी हो एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल, तो आपका क्या है? डिसॉर्प्शन तो वही होगा ना जो एड्जॉर्ब हो रखा है, इसी का तो डिसॉर्प्शन होगा। तो स्टार्टिंग में सरफेस पे एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल होंगे ही नहीं ज्यादा, तो आपका डिसॉर्प्शन भी होगा, बहुत कम होगा, या हो सकता है जीरो भी हो। ठीक है। ठीक है ना इतना। और धीरे धीरे क्या होगा, ये सरफेस कवर्ड होता है, क्या तो अवेलेबल वैकेंट सरफेस कम हो गया, तो एड्जॉर्प्शन के चांसेस कम होंगे, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एड्जॉर्ब्ड सरफेस बढ़ गया तो डिसॉर्प्शन के चांसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो एड्जॉर्प्शन के चांसेस घट रहे हैं क्योंकि अवेलेबल सरफेस कम होते जाएगा, क्योंकि कुछ एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल कवर्ड होते गए तो अवेलेबल सरफेस कम होते जाएगा, इससे एड्जॉर्प्शन कम होते जाएगा। और जब ये एड्जॉर्प्शन हो गया तो आपका एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती गई, तो डिसॉर्प्शन के चांसेस भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। एक टाइम के बाद दोनों का रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बोथ बिकम इक्वल, दैट सिचुएशन इज नोन एज एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। जो हम डेरिवेट करेंगे भी तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही इसको डेरिवेट करेंगे। ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जितना सरफेस पे एड्जॉर्बेट आया है, ठीक है ना, वो फिक्स हो जाएगा। क्यों? उसके बाद रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन इक्वल है, तो जितना जाएगा उतना ही आएगा भी सरफेस पे, क्योंकि दोनों का रेट इक्वल है। 4 मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो 4 आएंगे भी सरफेस पे। तो आपका क्या है, सरफेस की जो सिचुएशन है, मान लिया 100 मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेट के एड्जॉर्ब हो रखे हैं और क्या है, एक सर्टेन अवेलेबल वैकेंट सरफेस होगा, तो वो उतना ही बने रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम से पहले होगा तो क्या है, जो कवर्ड सरफेस हो कभी भी वेरी कर सकता है, अवेलेबल सरफेस कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, तो आप उसको डेरिवेट उस कंडीशन से पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन के टाइम पे भी ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम पे ही डेरिवेट किया जाएगा एड्जॉर्प्शन, ये लैंगम्यूर का इक्वेशन। ठीक है ना। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में एड्जॉर्बेट को लाओगे तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस के जो अपने जो मॉलिक्यूल है वो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके इंटरेक्शन से क्या होगा, ये इसके सरफेस को कवर्ड कर जाएगा, तो ये बन जाएगा कि इसके सरफेस पे पूरा सरफेस कवर्ड हो गया, तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर क्रिएट हो जाएगी, कहते हैं। अब होने को तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी बन सकता था। कैसे? जैसे पहले एड्जॉर्बेंट के सरफेस जो मॉलिक्यूल थे, एड्जॉर्बेंट के अपने जो मॉलिक्यूल थे सरफेस वाले, उन्होंने एड्जॉर्बेंट को खींचा अपनी ओर को, तो एक लेयर बन गई। अब हो सकता है केमिकल इंटरेक्शन से खींचा हो, या मतलब बाइंड किया हो, या
वन टू वन इंटरेक्शन से बाइंड किया हो। चलो केमिकल तो जो भी है, वन टू वन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वन टू वन के लिए तो आपका क्या है, दो मॉलिक्यूल चाहिए, इंटरेक्ट हो जाएगा। चलिए बन गया। अब उसके बाद फर्दर हमारे पास एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल आ रहा है, तो एड्जॉर्बेंट तो चलो अब इनर साइड है, तो आउटर साइड कौन है, एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल ने इसको भी तो अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि वन टू वन तो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगी सकता है ना। तो बाई मॉलिकुलर, मल्टी मॉलिकुलर, ट्राई, टेट्रा, मल्टी मॉलिकुलर लेयर भी बन जाना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज इसको कंसिडर नहीं करता है। लैंग्वेज कहता है बस एक ही लेयर बनेगा। होने को पॉसिबिलिटी थी कि वन टू वन इंटरेक्शन से ये जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल सिंगल फर्स्ट लेयर के, वो अनदर एड्जॉर्बेट को अट्रैक्ट करके दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर भी बना सकते थे, लेकिन ये उसको कंसिडर नहीं करता। ये कहता है बस सिंगल लेयर क्रिएट होगा देता है, ठीक है ना। ये इसका ड्रॉबैक है। बाद में जाकर के अगली जो हमारी थ्योरी आती है बैच थ्योरी, वो उसको डिफाइन करता है, ठीक है। देन अब आते हैं डेरिवेशन पार्ट में। इतनी बात समझ में आई। पहला क्या करें, इनिशियल रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बहुत लो होगा, धीरे धीरे एड्जॉर्प्शन का रेट कम होगा, डिसॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, एक टाइम के बाद इक्वेट कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरा ये कहता है जब एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में लाते हैं तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर क्रिएट होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर क्रिएट नहीं होगा कहता है, जबकि होना चाहिए था थ्रू द वन टू वन इंटरेक्शन, ठीक है, लेकिन इसने उसको कंसिडर नहीं किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आता है इसके डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं, देखिए डेरिवेशन पार्ट पे कैसे जरा सुनना, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एक एड्जॉर्बेंट है, ठीक है ना, ये एक एड्जॉर्बेंट है, इसका टोटल सरफेस जो है, टोटल सरफेस है 1 चलो सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें से जिस सिचुएशन पे हम चल रहे हैं उस समय सपोज थीटा सरफेस, ये सपोज कितना है थीटा, ये ऑलरेडी कवर्ड है एड्जॉर्बेट के थ्रू, तो कवर्ड सरफेस बाय एड्जॉर्बेट कितना, इक्वल टू थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अवेलेबल सरफेस कितना होगा, अवेलेबल मतलब जितने पे अब एड्जॉर्प्शन हो सकता है, 1 टोटल था उसमें से थीटा कवर्ड है तो 1 माइनस थीटा, अवेलेबल सरफेस इक्वल टू 1 माइनस थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सपोज जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर कौन सा प्रेशर, अब गैसियस एड्जॉर्बेट को लाओगे तो गैसियस एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल सरफेस पे, इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना। सपोज उन्होंने कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रखा है सरफेस पे, P, ठीक है। देन एट द इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं ना, एट द, चलो ऐसे लिख लेते हैं, देन सीधे लिख लो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन आर ए प्रोपोर्शनल किसके होगा, एड्जॉर्प्शन का रेट किस किस पे डिपेंड करेगा भैया, एक तो जितना ज्यादा अवेलेबल सरफेस होगा उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन का रेट होगा। तो आपका अवेलेबल सरफेस फिलहाल कितना है 1 माइनस थीटा, ये तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हम काम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे मैंने कहा जितना अवेलेबल है उतना ही रहेगा, जितना ऑक्यूपाइड है उतना ही रहेगा, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम का फायदा भी है, इक्विलिब्रियम से पहले होता तो कभी भी 1 माइनस थीटा वेरी कर जाता, थीटा भी वेरी कर सकता था। एक तो इस पे डिपेंड करेगा, एक किस पे डिपेंड करेगा, एड्जॉर्प्शन का रेट, प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो एड्जॉर्प्शन के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होगा, तो इनटू पी के, ठीक हो गया। तो यहां से आर ए इक्वल टू कांस्टेंट के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी के हो जाएगा यहां से, ठीक है, दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है ना इतना तक। एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन कितना होगा किस पे डिपेंड करेगा, आर डी जिसको हम कह रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिसॉर्प्शन कहां से होगा, जो ऑक्यूपाइड है एड्जॉर्बेट वही तो डिसॉर्प्शन करेगा, तो थीटा पे डिपेंड करेगा डिसॉर्प्शन, तो प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो आर डी इक्वल टू के डी इंटू थीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया यहां से। फिर एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि मैंने कहा मैं काम कहां पे करूंगा, इक्विलिब्रियम पे,
क्योंकि इक्विलिब्रियम पे थीटा 1 माइनस थीटा ये सारे पैरामीटर्स होंगे वो क्या है, फिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, वेरी नहीं करने वाले। तो कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, आर ए इक्वल टू आर डी, एड्सॉर्प्शन का रेट इक्वल टू डिसॉर्प्शन का रेट, दोनों को पुट कर ले तो कितना आ जाएगा, के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी इक्वल टू के डी इंटू थीटा के, इसको अंदर लेके जाएंगे, के ए यहां से पी आएगा, पी माइनस के ए थीटा पी इक्वल टू के डी इंटू थीटा के, थीटा टर्म को एक साथ ले लो तो के ए पी इक्वल टू के ए थीटा पी प्लस ये उधर जाएगा प्लस हो गया के डी इंटू थीटा, थीटा कॉमन है दोनों में तो थीटा कॉमन कर लो, के ए पी प्लस के डी, थीटा बाहर आ गया है तो यहां से के ए पी, ठीक है ना तरह। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू के ए पी अपॉन ये पूरा नीचे आ जाएगा ना, के ए पी प्लस के डी, इक्वेशन नंबर 3 है जो हमारे काम आएगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है ना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन तय किया तो इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वेट किया तो यहां से थीटा निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कहना देखिए, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग x बाई एम, ठीक है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू थीटा के हुआ कहता है, इसको समझ में लेते हैं। जितना ज्यादा थीटा होगा, ये देखिए हम पहले भी आपको फ्रेंडलीज में भी बोले, एक पर्टिकुलर एड्सॉर्प्शन के दौरान मान लिया ये हमारे पास एड्सॉर्बेंट है तो इसका सरफेस तो फिक्स रहेगा ना, तो क्या है एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस है, सरफेस मॉलिक्यूल है वो m फिक्स रहता है हमेशा एक पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। तो आपका थीटा बढ़ेगा तो x बढ़ेगा ना, थीटा मतलब कवर्ड सरफेस बढ़ेगा तो x बढ़ेगा तो x बाई एम भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा x बाई एम, समझे। तो इसलिए हमने x बाई एम प्रोपोर्शनल टू थीटा कर, थीटा को यहां से वहां अप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा x बाई एम प्रोपोर्शनल टू x बाई एम प्रोपोर्शनल टू के इसको थोड़ा सा मैं और इंप्रूव कर देता हूं, देखिए यह है ना थीटा इक्वल टू k1p अपॉन k1p प्लस kd आया ना, इसको मैं थोड़ा सा और इंप्रूव करके चलता हूं, चलिए एक मिनट है, थोड़ा सा आपके लिए आगे का काम इजियर हो जाएगा, ये हम सही कर देते हैं। थीटा इक्वल टू के ए अपॉन के डी पी अपॉन के ए अपॉन के डी पी प्लस के डी अपॉन के डी, कुछ समझ में आया। ऊपर भी के डी से डिवाइड किया, नीचे भी पूरे फैक्टर को हमने के डी से डिवाइड किया है, तो के अपॉन के डी पी, के अपॉन, अब यहां दो फैक्टर हैं तो इसके नीचे भी के डी, इसके नीचे भी के डी, तो ये क्या है के कांस्टेंट है, के डी भी कांस्टेंट है, तो दोनों का रेशियो एक नया कांस्टेंट के डैश, ठीक है ना। सो अब लिख लो आप इसको, थीटा इक्वल टू कितना आ गया फिर के डैश पी, ये के डैश हो गया इतने को, के डैश पी अपॉन के डैश, ये भी के डैश हो गया पी प्लस 1, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको मानो 3, इसको रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि बाद में चेंज करना पड़ता है, ये चेंज कर लिया हमने। अब आता है उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग x बाई एम प्रोपोर्शनल टू कितने के बोला मैंने, थीटा के, मतलब जितना ज्यादा कवर्ड सरफेस थीटा तो सरफेस पे एड्सॉर्बेट उतना ज्यादा x ज्यादा होगा तो x बाई एम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। तो थीटा अप्लाई कर लो तो x बाई एम प्रोपोर्शनल टू के डैश पी अपॉन के डैश पी प्लस 1, तो यहां से x बाई एम इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन वहां घटाया तो k2 के डैश p डिवाइडेड बाई के डैश p प्लस 1, दिस इक्वेशन इज नोन एज फ्रेंडलिच
सॉरी है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन भी है, ठीक है ना, इसको कहते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, पहले आपने दो पोस्टुलेट्स देना है, उसके बाद कुछ कंडीशन क्रिएट कर लेना है। टोटल क्या है, सरफेस मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसमें से थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड है, तो रिमेनिंग अवेलेबल इतना होगा। और जो गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्बेट के उन्होंने सरफेस पे उनके द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, पी। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो कितना अवेलेबल है 1 माइनस थीटा और कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, पी। और डिसऑप्शन जो ऑक्यूपाइड होगा वही डिसऑप्शन होगा, तो उसी पे डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम पर इक्वेट करके थीटा निकाला, यहां पर से थीटा को थोड़ा सा इस फॉर्म में लेके आ जाना है, ऊपर भी डिवाइड किया नीचे भी किया तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से थीटा निकला। अब लैंगम्यूर कहता है एक्स बाय प्रोपोर्शनल टू थीटा के, तो थीटा हमने जो निकाल कर यहां पुट किया तो ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है ना। टेम्परेचर सॉरी प्रेशर की 3 डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं ना, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और एवरेज प्रेशर। तो तीनों प्रेशर पे हम अप्लाई करेंगे, तब जाकर के आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक। तो 3 केस आएंगे। केस फर्स्ट, एट वेरी लो प्रेशर पे K dash P will be very low in compare to 1। प्रेशर बहुत छोटा हो तो इसका K dash से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी छोटा ही आएगा ना। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, K dash P जो नीचे वाला फैक्टर था इस इक्वेशन में, K dash P प्लस 1 इज अप्रॉक्स इक्वल टू कितने के, 1 के, ठीक है। सो अब इक्वेशन क्या बनेगा फिर, x बाई एम इक्वल टू K2 K dash P, नीचे वाला तो 1 हो गया ना, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसका मतलब दैट इज x बाई एम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। एक केस ये हो गया, ठीक है ना। केस नंबर 2 लगाते हैं, देखिए दूसरा केस क्या कहता है, एट वेरी हाई प्रेशर पे, बहुत हाई प्रेशर होगा तो K dash P क्या होगा, बड़ा फैक्टर होगा कंपेयर टू किससे, 1 से। और K dash P प्लस 1 इज अप्रॉक्स इक्वल टू K dash P। 1 बहुत छोटा है तो नेग्लिजिबल मान लिया उसको हमने, ठीक है ना। सो अब यहां क्या हो जाएगा, ये K dash P हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, K dash P नीचे ऊपर भी K dash P, तो कितना हो गया, x बाई एम इक्वल टू कितना बच गया फिर, K2 कांस्टेंट है ना, तो x बाई एम दैट इज x बाई एम इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करने वाला, कहीं प्रेशर आ ही नहीं रहा है इस इक्वेशन में। और केस थर्ड, तीसरे केस में आपका कुछ भी नेग्लिजिबल नहीं होगा भैया, क्योंकि पीवी इतना छोटा नहीं है तो इसको 1 के रिस्पेक्ट में या 1 को इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, तो पूरा फैक्टर बने रहेगा। तो ये पूरा फैक्टर ऊपर जाएगा तो पी की फ्रैक्शनल पावर बनेगा, तो उस समय ये x बाई एम प्रोपोर्शनल टू पी की फ्रैक्शनल पावर एज लाइक टू फ्रेंडलिच बिहेव करता है। इस पर ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 केसेस आ गए आपका। अब देखिए इन्हीं 3 केसेस को मैं रिप्रेजेंट करूं ग्राफ के थ्रू, तो ये हो गया प्रेशर P और x बाई एम, ठीक हो गया ना। और ये ग्राफ हम पहले वहां फ्रेंडलिच में भी दिखाए थे, ये हो गया, ये हो गया भी आपका ग्राफ एट लो प्रेशर x बाई एम प्रोपोर्शनल टू P के हो गया। एवरेज प्रेशर में हल्का सा कर्व लिया हुआ पार्ट जो हुआ है, x बाई एम प्रोपोर्शनल टू P की फ्रैक्शनल पावर। और हाई प्रेशर रीजन में अप्रॉक्सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। x बाई एम इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। ये फ्रेंडलिच के 3 अलग अलग केसेस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब चाहो तो फ्रेंडलिच को सॉरी लैंगम्यूर के सॉरी लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक और फॉर्म होता है जिसको मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए यहीं से आएगा, मेन तो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, x बाई एम इक्वल टू K2 K dash P अपॉन K dash P प्लस 1 था, तो इसको मैं ऐसे लिख लो 1 अपॉन x बाई एम, 1 अपॉन कर लिया, इक्वल टू ये भी उल्टा कर लो, कितना होगा K dash P प्लस ये भी क्या 1 अपॉन इतना अपॉन इतना, तो ये तीसरा फैक्टर ऊपर आ गया ना, K2 K dash P सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन x बाई एम इक्वल टू K dash P, K dash P से K dash P कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा K2 K dash P,
और P अपॉन एक्स बाई एम इक्वल टू P अपॉन K2 प्लस P क्या किया हमने, देखिए P से सबको मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो कोई चेंज नहीं आया ना, लेफ्ट साइड भी गया राइट साइड भी गया, तो यहाँ P से P कैंसिल, 1 अपॉन K2 K डैश, तो P अपॉन एक्स बाई एम इक्वल टू, इसको पहले लिख लो, चलो ठीक है पैटर्न तो ठीक ही है, 1 अपॉन K2 इंटू P लिख लो इसको, प्लस 1 अपॉन K2 K डैश, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैटर्न बना लिया, ठीक है ना। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में भी आप चाहें तो दे दें, x एक्सेस का वेरिएबल कौन है, प्रेशर P, y एक्सेस में कौन है, P अपॉन एक्स बाई एम, और आपका स्लोप पॉजिटिव में है तो ग्राफ असेंडिंग होगा, स्लोप पॉजिटिव जब भी होता है तो असेंडिंग ग्राफ होता है, ठीक है ना। यहां से परपेंडिकुलर डाल करके आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से थीटा से आप क्या निकाल सकते हैं, 1 अपॉन K2, m इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन K2 इक्वल टू सॉरी K2 या tan थीटा कह सकते हैं, ठीक है ना। और इंटरसेप्ट ये हो गया भी आपका, इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट c इक्वल टू कितना, 1 अपॉन K2 K डैश, जहां पे काटता है y एक्सेस में वो इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक अनदर फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पैटर्न पे, और मेन इक्वेशन ये है भैया लैंगुएज, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।